ये ऐसा है, दैट्स जो ऋषभ ने बताया बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल है ना, वो लोग कभी भी ऑफिशियली तो बताते ही नहीं है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है, दैट से जो भी एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल होता है ना, वो ब्रॉडली तय होता है, बट स्टिल उसमें भी वो लोग कई बार से चेंजेस कर सकते हैं। एफएम का एग्जामिनेशन जो है वो 50 मार्क्स का है, और उसका पेपर स्टाइल कुछ ऐसा है। अच्छा, आउट ऑफ 50 मार्क्स, 15 मार्क्स और 35 मार्क्स। 15 मार्क्स का क्या होगा? एमसीक्यू। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? नहीं है। इस पर हम लोग बच गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। वो लोग हमको ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग हमको टोटल 7 क्वेश्चंस पूछते हैं, 2-2 मार्क के, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क का। 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज 14 मार्क्स, एंड क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी ऑफ 1 मार्क। आई एम सॉरी, 1 क्वेश्चन वुड बी ऑफ 1 मार्क। ऐसा करके वो लोग 15 क्वेश्चन हमको पूछते हैं। एज फार एज द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आर कंसर्न, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में वो लोग हमको 4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा करके 4 क्वेश्चन पूछते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो कंपलसरी क्वेश्चन है। उस पर वो लोग हमको 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 मार्क्स ऑफ ईच। सो 3 5 क्या होगा, 15 मार्क्स। ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। क्लियर? ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमको आउट ऑफ 3 वी हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस। दोनों का वेटेज होता है 10 मार्क का। सो 10 2 क्या होगा, 20। यानी क्या हुआ, 15 + 20, दैट इज द वेट कम्स टू 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स का क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ, और 15 मार्क्स का क्या हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा होता है। ये यूजुअल पेपर स्टाइल है ना। ये जो 3 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बोला 5 मार्क के 3 क्वेश्चन, वो लोग कई बार क्या करते हैं, ये 3 क्वेश्चंस में 6 4 एंड 5 ऐसा भी कर सकते, 7 3 एंड 5 ऐसा भी कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, टोटल 15 मार्क का, और उसका इंटरनल बाइफरकेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूजुअली वो लोग ऐसा ही करते हैं। ये जो 10 मार्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें क्या करते हैं, वो लोग 10 मार्क के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। उसका वेटेज यूजुअली क्या होता है, 5 मार्क। कई बार क्या हो सकता है, 6 और 4। कई बार क्या हो सकता है, 7 एंड 3, ऐसा हो सकता है। दैट इज वे, दो 10 मार्क है ना, उसका इंटरनल बाइफरकेशन वो लोग चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। थर्ड क्वेश्चन भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो थियरी क्वेश्चन है। थियरी क्वेश्चन में वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, थियरी क्वेश्चन में वो लोग टोटल हमको 4 क्वेश्चन पूछते हैं, A B C और C, ऐसा करके 4 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर A 4 मार्क का, B 4 मार्क का, C 2 मार्क का, C 2 मार्क का, ऐसा होता है। दैट इज द वे, द फोर्थ इज द थियरी क्वेश्चन, ऐसा। चलो काव्या, एग्जामिनेशन में कंपलसरी थियरी कितना है? 70। नहीं नहीं, एफएम, एफएम में कंपलसरी थियरी कितना है? है ही नहीं, करेक्ट। पता चला सबको, कंपलसरी थियरी कितना है, कंपलसरी थियरी है ही नहीं। अपने को क्या करते हैं वो लोग, अपने को ऐसा बोलते हैं डेट से आपको पूरा का पूरा थियरी छोड़ देना है तो आप छोड़ सकते हो। तो देखो, पूरा का पूरा थियरी हम लोग स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करना तो मैंडेटरी है। सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है से अगर मैंने वो 2 क्वेश्चन अटेंड किए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरी क्वेश्चन में स्किप कर सकता हूँ। आखिरी क्वेश्चन में स्किप करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट से वी विल नॉट बी, दैट इज वी आर नॉट बाउंड टू राइट द थियरी, और मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लिख सकता हूँ। इज दैट ओके? हाउएवर एग्जामिनेशन में देयर आर फेयर चांसेस, जो मैंने आपको बताया, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 2A 2B, 3A 3B, ऐसा फेयर चांसेस है मेरे को क्वेश्चन नंबर 2A अच्छा आता है और 3B अच्छा आता है, करेक्ट है। पता चला सबको?
2AB है ना, उसका कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा नहीं आता है। 3AB का कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा नहीं आता है। मेरे को इन दोनों में से क्या होता है, एक एक क्वेश्चन अच्छा आता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा देखना पड़ेगा वेटेड एवरेज करके। उस केस में हमको क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड करेंगे ना, तो अपने को फायदा हो सकता है। और ये वाला जो थियरी है ना, वो हमारा बीकॉम वाला थियरी नहीं है। बीकॉम वाले थियरी में क्या होता है, दैट्स देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होता है, वो लोग लेंथ के ऊपर जाते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स देते हैं। क्या होता है, थोड़ा मार्क्स तो कट कर ही देते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, लेट्स अगर आपका आंसर पूरा सही है, देन इन दैट केस आपको मार्क्स मिलेगा। दैट इज व्हाट दे डू। तो यहाँ पे कई बार है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है, और उसका थियरी का आंसर देखेंगे ना, तो सिर्फ 2 लाइन का ही थियरी का आंसर है, सिर्फ 2 लाइन का। ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव से द एग्जामिनेशन का जो पेपर सेल है वो उस हिसाब से रहता है। ठीक है। चलो एक एग्जामिनेशन का पेपर सेल लिख के फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो राइट डाउन हेडिंग, हाँ, एग्जामिनेशन पेपर सेल। फर्स्ट लिखो, आउट ऑफ 50 मार्क्स, 15 मार्क्स एमसीक्यू, 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। सेकेंड, फॉर एमसीक्यूज 7 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, ऑल कंपल्सरी। एमसीक्यू में एक भी हमने छोड़ा, देन इन दैट केस हमारा उतना मार्क्स चला जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग। थर्ड, फ्रॉम 35 मार्क्स पेपर, पैटर्न विल बी एज अंडर। टोटल 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी, ऑफ 15 मार्क्स, कॉमा, from remaining 3 questions,
attend any two questions. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी तीनों तीन प्रैक्टिकल, 2 में ए और बी अगेन दोनों प्रैक्टिकल, जाओ आगे। ओके, नाउ ये जो है फ्रेंड्स, आई होप दैट्स एवरीबडी इज क्लियर। ये इंटरनल बाइफर्केशन इसका अलग हो सकता है ना, 5 6 4, ठीक है ना। ये इंटरनल बाइफर्केशन आपका अलग हो सकता है। ओके, हाँ, दूसरा फ्रेंड्स क्या है कि एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है, एक मिनट, हाँ, एक का जुटा रहे हो। ओ, ये रीसेंट एग्जामिनेशन पेपर है, वो थोड़ा हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो, वो लोग हमको एमसीक्यूज में कैसे पूछते हैं वो मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। देखो, केस सिनारियो 1, उस पे उन्होंने क्या हमको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा है, और उसके ऊपर से उन्होंने हमको 5 क्वेश्चंस पूछे। तो चला, आपको एक सिनारियो दे रखा है, केस सिनारियो 1, यानी हमारा जो रूटीन क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि यू माइट बी अवेयर ऑफ रेशियो एनालिसिस,
एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसके ऊपर से पूछा है कंप्यूट जीपी रेशो, एनपी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पहला क्या पूछा है, एमपीएस का कैलकुलेशन करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। केस सिनारियो 1, हर एक का वेटेज क्या होगा, 2 मार्क। 2 into 5, दैट इज 2 into 5, यानी पहला क्वेश्चन क्या हुआ, 10 मार्क का। ऐसा यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी चीज ये है, डेट से हमको प्रेजेंटेशन का कुछ भी जरूरत नहीं, जीरो प्रेजेंटेशन एंड वी हैव टू टिक ओनली द करेक्ट आंसर। दिस इज व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऑनेस्टली फ्रेंड्स क्या होता है, एमसीक्यूज एक लग रहा है हमको कि भाई कैलकुलेटर पे हो जाएगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा आंसर आपको करना ही पड़ेगा। ये रीसेंट एग्जामिनेशन पेपर है, देखो उसमें मैंने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स के साथ कि देखो ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा, आपको ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये आंसर आएगा। यानी सही में आपको वर्किंग तो करना ही पड़ेगा जैसे हम लोग रूटीन में करते हैं। ये देखो अभी सेकेंड सिनारियो शुरू हुआ, ये सिनारियो, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन ही है ये, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आईआरआर का कैलकुलेशन। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अगेन उसमें हमको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। फिर ये हमारा पार्ट 2 यानी कि हमारा डिस्क्रिप्टिव शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन 5 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क का, तीसरा क्वेश्चन 5 मार्क का। तो क्या हुआ, 5 3 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2A है, ये क्वेश्चन नंबर 2B है, उसका इंटरनल वेटेज कुछ अलग अलग हो सकता है। 3A डिविडेंड पॉलिसी करके, 3B। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये अपना थियरी चालू हो गया। 4A, 4B, 4C और 4C, ऐसा करके हमको क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास इसका रॉ पेपर मैं देख रहा हूँ, वो मिल जाए तो मैं बता दूं आपको। रॉ पेपर मेरे पास नहीं। तो दिस इज व्हाट से वी हैव। तो ऐसा करके हमको एग्जामिनेशन का पेपर सेल करना, दैट इज से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा एफएम की एग्जामिनेशन में हमको टाइमिंग का इतना इश्यू नहीं रहता है। टाइमिंग इज समथिंग दैट यू कैन इजीली मैनेज, क्योंकि एसएम जो है वो पूरा का पूरा थियरी है। तो उसमें क्या होता है, अपने पास इतना 1.5 घंटा पूरा का पूरा उसमें जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा टोटल 100 में से अपने को 40 लाने का है, यानी कोई एक में से ज्यादा है और दूसरे में कम आए तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि वो लाइक इंडिविजुअली आपको कुछ लाने का है। दैट इज व्हाट द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू हैव। चलो और कुछ पूछना है एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो पूरा का पूरा पेपर हम क्या डिस्कस, चलो ठीक। नाउ वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, दैट से हम लोग अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलो काव्य आप बताइए, अकाउंट्स का सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जस्ट आई वांट टू नो, दैट से व्हाई डू वी लर्न अकाउंट्स, ऐसा मेरे को पूछ। अकाउंट्स, हाँ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग कुछ चाय वाय पे बैठे हैं तो ऐसे ही कोई बातें कर रहे हैं। यूजुअली चाय पे हम लोग पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं, पर ऐसे ही उस पे तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स की उन सब की बातें करते हैं। Like in earlier because we can manage finance of the business we will run. ओके एक हम लोग हमारा खुद का बिजनेस करेंगे तो उसका फाइनेंस मैनेज करेंगे। बताइए अमन। फाइनेंशियल पोजीशन टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या है सही बता सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या करेंगे। मतलब एक कंपनी कितने ज्यादा खर्चे कर रही है, एक्सपेंसेस कर रही है, उनके पास कितने एसेट है, कितनी लायबिलिटी, अगर हमें ये पता होगा तो हम लोग अपने जो भी हमारा फर्म है उसके नेक्स्ट स्टेप्स अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। वेरी गुड ऋषभ बेटा, कुछ और रीजन बेटा अकाउंट्स पढ़ने का। अकाउंट्स हैंडल कर सकती है, ओके। सो काव्या बेટા તમે એમ જ આપણે અકાઉન્ટ્સ આટલા વર્ષોથી ભણીએ છીએ તો કેમ ભણીએ છીએ એનું क्या बोलता, सही बात।
चलो करेक्ट है, सो वी अंडरस्टैंड। हाँ बोलो। Sir, we give information, necessary information for like stakeholders, उसकी जो employees है वो banks, government, बहुत सारे लोगों को information मिलती है। So that's बिल्कुल why- सही, वेरी गुड आंसर। सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग अकाउंट्स क्यों लिखते हैं, अकाउंट्स लिखने का एक सिंपल रीजन ये है दैट से भी हमको पता चलेगा दैट से वेयर डू आई स्टैंड। मैं कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तभी कमर्शियल एक्टिविटी में मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ना, वो मुझे पता चलेगा। दैट इज व्हाट्स द फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच वी आर राइटिंग द अकाउंट्स। अच्छा, सेकेंडली व्हाई डू वी लर्न अकाउंट्स? भाई हम लोग अकाउंट्स इसलिए लर्न कर रहे हैं, जैसे अमन ने बताया कि हमको पता चलेगा हमारा असेट्स कितना है, हमारा लायबिलिटीज कितना है, इसलिए हमको अकाउंट्स लिखना है। सो बेसिकली वी नो दैट से भाई देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस व्हिच कीप ऑन गोइंग। जैसे भी एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, तो अपना वो जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो बिजनेस में उनको उनका फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, एंड फॉर दैट से दे आर गोइंग टू रिक्रूट से समबडी टू राइट द अकाउंट्स। सो वी डेवलप अ स्किल दैट से भाई हम लोग अकाउंट्स कैसे लिखेंगे या तो ऑडिट कैसे करेंगे, हम लोग वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो अकाउंट्स लर्न करने का ये हमारा एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लर्न करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, उसके ऊपर से आपको पता चलेगा। लेट अस से दैट से देयर इज एन इंडियन कंपनी कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सपोज उन्होंने 1 जनवरी को क्या किया है, उन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, और 31 मार्च को लेट अस से दैट से उनको अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स कंसिडरेशन मिलने वाला है। Let us say it is going to receive consideration of $1 million. Now, 31 March को एक्सचेंज रेट क्या होगा, ₹पर डॉलर। काव्या के बाजू में क्या नाम, जील। जील, क्या हम लोग बोल सकते हैं 1 जनवरी को 31 मार्च का एक्सचेंज रेट क्या होगा फॉर ₹पर डॉलर? नहीं बता सकते, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होता रहता है। डॉलर करेंसी क्या हो सकता है, डॉलर करेंसी एप्रिशिएट भी हो सकता है और डिप्रीशिएट भी हो सकता है। किशन, अगर एप्रिशिएट होगा तो हमको फायदा होगा या डिप्रीशिएट होगा तो फायदा होगा? डिप्रीशिएट होगा तो हमको फायदा होगा। पिया, एप्रिशिएट होगा तो फायदा होगा या डिप्रीशिएट होगा तो फायदा? क्या? डिप्रीशिएट। तनुजा, एप्रिशिएट होगा तो फायदा होगा ना। मेरे को डॉलर में कंसिडरेशन मिलने वाला है, तो डॉलर करेंसी का रेट बढ़ेगा तो मेरे को फायदा होगा ना। डॉलर अभी 100 होने ही वाला है ना? कुछ न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा, अभी 100 होने ही वाला है, तो 100 की जगह 110 होगा तो मेरे को फायदा होगा ना। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू रिसीव द कंसिडरेशन इन डॉलर टर्म। तो डॉलर एप्रिशिएट होगा तो मेरे को फायदा होगा, और डिप्रीशिएट हुआ तो मेरे को नुकसान होगा, है ना? डॉलर करेंसी महंगा होगा तो अच्छा होगा ना मेरे लिए। यस, नो? ये फाइन बेटा, ओके। सो डॉलर एप्रिशिएट हो सकता है और डिप्रीशिएट भी हो सकता है। नाउ व्हाट शुड आई डू ऑन 1 January? Should I enter into certain derivative transactions of hedging or not? ये हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। सर हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब ऐसा होता है दैट से वी डू सर्टेन ट्रांजैक्शन टुडे, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क एलिमिनेट हो जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एंटर इनटू सर्टेन ट्रांजैक्शंस जिसका नाम होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज गिवन अ नेम एज करेंसी स्वैप। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस में एंटर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हेज दिस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ लर्न करने वाले हैं कि अगर आपकी कंपनी ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, अगर आपकी कंपनी ने गुड्स इंपोर्ट किया है, देन इन दैट केस से आपको अपना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेज कैसे करना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। इज दैट ओके? सेकेंड, let us think about a company called Reliance Industries Limited. Let us say that's a you are finance manager of the company. कंपनी को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, वो प्रोजेक्ट में उनको 100 करोड़ रुपीस का फंड्स चाहिए। जो भी फंड्स उनको चाहिए से उसके लिए से उनको
इक्विटी का प्रपोर्शन कितना रखने का और डेट का प्रपोर्शन कितना रखने का, वो डिसाइड करना है। आमिर क्या बोलते हो, इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा रखना चाहिए या डेट का प्रपोर्शन ज्यादा रखना चाहिए? इक्विटी का ज्यादा रखना चाहिए। अमन भाई आप क्या बोलते हो? दोनों बराबर रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर बहुत सब्जेक्टिव है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इक्विटी इंट्रोड्यूस करने का ऑफकोर्स कुछ फायदा है और कुछ उसका लिमिटेशन है। डेट का कुछ फायदा है, उसका कुछ लिमिटेशन है। ऋषभ बेटा, डेट इश्यू करने का कुछ फायदा बता सकते हो? ऐसे ही कुछ जनरल नॉलेज से बेटा, डेट इश्यू करने का फायदा है ना, दोनों में फायदे और नुकसान है। डेट का कोई फायदा बेटा? तो इसका मतलब रेगुलर इंटरेस्ट जो होता है, मतलब उनको एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी एक टाइम में नहीं भरना, तो वी कैन आल्सो एडजस्ट मंथली ऑल्सो। ओके, वी कैन एडजस्ट मंथली। सो किशन, ओके चलो। काव्या? हाँ, ऐसा है, जैसे रिलायंस कंपनी को 100 करोड़ का फंड्स चाहिए, है ना, आप वहां पे फाइनेंस मैनेजर की तरह काम कर रहे हो। मुकेश अंबानी जी ने आपको ऐसा बोला है कि काव्या मेरे को रिपोर्ट दो, दैट से मैं डेट इश्यू करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इक्विटी इश्यू करूंगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो आप उनको कैसे रिपोर्ट में क्या एक दो चीज इंक्लूड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर करंट अंडरस्टैंडिंग। हमको ऑफकोर्स यहाँ पे आगे पढ़ने का ही है, बेस्ड ऑन योर करंट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत ऐसे ही। डेट में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, दैट इज एन एडवांटेज। ओके, अमाउंट होता है प्रॉफिट कर देते हैं, अगर डेबिट इशू कर रहे हैं तो उसमें हमें फिक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट होगा है। करेक्ट। तो वी अंडरस्टैंड इट्स बेसिकली क्या होता है, डेट और इक्विटी दोनों का कुछ ना कुछ फायदा नुकसान है। जैसे कि इक्विटी में क्या होता है, डेट से देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल, ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल का मतलब क्या है, डेट से आपके बिजनेस में यू मेक समबडी एज ओनर, देन इन दैट केस से उनका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इन द डिसीजन मेकिंग। सो बेसिकली ऐसा है, दैट से व्हेनेवर यू गो फॉर द इक्विटी फाइनेंसिंग, देन से यू विल बी हैविंग से द डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल। दूसरा क्या होता है, डेट से व्हेन यू गो फॉर द डेट फाइनेंसिंग, तो टेक्निकली ऐसा होता है, डेट से यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इसलिए आपको क्या होता है, टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि आपको इनकम टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट से यू हैव सो ऑफ रेजिंग द डेट फाइनेंसिंग। ऐसा यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा समझने वाले, लेट से हम लोग जब भी डेट फाइनेंसिंग इश्यू करेंगे तो उसमें एक फायदा ये भी होता है कि आपका बिजनेस से हाईली प्रॉफिट मेकिंग है, देन इन दैट केस यू अर्न वेरी वेल, यू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, एंड ऊपर का जो रिटर्न है से दैट रिटर्न बिलोंग्स टू यू। टेक्निकली उसको बोला जाता है यू गेट द एडवांटेज ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। So these are certain things that we are going to learn over here, say in this like the financial management. You might have heard about that say whenever you are taking a loan, तो दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऐसा करके दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। चलो पिया, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट? The payment of the amount that the interest rate will be fixed. करेक्ट आंसर, वी अंडरस्टैंड इट्स। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स इश्यू करते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सपोज कि आपने 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर्स इश्यू किए फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, तो क्या होता है 5 साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का 12% ही पे करना होता है, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तनुजा बता सकते हो बेटा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ मतलब, ऐसे ही बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। फ्लक्चुएट होगा, किसके ऊपर फ्लक्चुएट होगा बेटा? ओके चलो, एनीबडी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइसेस के ऊपर कौन सा टर्म होगा उसमें, ऐसे ही कुछ, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट। ओके करेक्ट है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, दैट्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट द टर्म कॉल्ड प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा होता है।
सो PLR प्लस 2%, ऐसा करके लेटर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। या तो क्या होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 2%, ऐसा कुछ होता है। ये 2% उसको मार्जिन बोला जाता है। मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट ऐसा होता है। तो बेसिकली यू हैव अ चॉइस, आइदर टू बोरो एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और टू बोरो एट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप बोरो कर सकते हो, या तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप बोरो कर सकते हो। हाँ काव्या, सपोज कि आपको पूछा गया है आपकी कंपनी में कि अगर हम लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाएंगे, नहीं कि फ्लोटिंग, तो क्या फायदा होगा? આપણને પે કરવાનું હોય છે એ રેગ્યુલર સેમ જ રહેશે થ્રુઆઉટ ધ જેટલું બી આપણું લોન નો ટાઈમ છે. ओके, चलो Zeel, can you tell me advantage of borrowing at the fixed rate and not floating rate? Will it be always advantageous to borrow at the fixed rate? No. In what circumstances borrowing at the fixed rate is going to be favorable? એમ જનરલ આપણે તમે બહુ જ ટેકનિકલ આન્સર ના વિચારતા. ચલો અમન બેટા. If the market conditions result to a larger number of the interest rate, then the fixed rate would be preferable because it will turn out to be more than the fixed rate. For example, if the market condition says that the PLR is 14% and then there are going to be additional 2% of that, that means that is 40 around 16% and our fixed rate is 12%. Then according to that, we have to make a precision that we have to choose the fixed rate because Correct. that will be preferable. बिल्कुल सही. Basically, borrowing at the fixed rate of interest is going to be favorable to you in a market situation wherein it is expected that say a floating rate of interest क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ने वाला है, देन इन दैट केस यू शुड बेटर बोरो एट फिक्स रेट. अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने वाला है, देन इन दैट केस बेटर यू बोरो एट फ्लोटिंग रेट. तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग समझने वाले. लेट्स से कंपनी को क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको प्रेडिक्शन करना है. प्रेडिक्शन करने के लिए यू आर हैविंग अ टर्म कॉल्ड फॉरवर्ड रेट. तो व्हाट आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू इज दैट से जब हम लोग ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये हमारा जो सिंपल सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, देन इन दैट केस ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज है उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट से इन सब सिचुएशन में हमको कैसे लाइक हाउ टू टेक द डिसीजन. दैट इज व्हाट से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. आप लोगों ने CFA कोर्स के बारे में ऑफकोर्स सुना होगा. CFA is a course which is exclusively focusing only on these topics. लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, तीन लेवल में सिर्फ इसी का वो लोग बातें करते रहते हैं. इसी में वो लोग हम डेप्थ में लेके जाते हैं. हमारे CA में ऐसा नहीं है. हमको CA में सिर्फ 2 स्टेज में पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट में और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट CA फाइनल में. ये 2 लेवल के ऊपर ही आपको पढ़ाया जाता है. एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी 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 एलिमेंट्री in comparison to the CFA syllabus actually. ठीक है ना. तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं. कल का आपका सेम टाइमिंग है 8 to 9:30. आपको ऑडिट का लेक्चर होगा. ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ग्रुप में भी आ जाएगा. आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हफ्ते में 3 दिन रखते हैं और नेक्स्ट वीक से हम लोग 3 डेज या मैक्सिमम 4 डेज रखेंगे. 4 डेज से ज्यादा नहीं रखेंगे और 3 डेज से कम नहीं रखेंगे. ठीक है ना. वो आपको संडे को शेड्यूल आ जाएगा. आपको को मैंने CA इंटरमीडिएट के May 27 के कम्युनिटी में सबको ऐड किया है ना. कौन ऐड नहीं है? आप नहीं हो ऐड. चलो आप बेटा मेरे को एक मैसेज करो ना कि प्लीज ऐड मी इन द कम्युनिटी. ये मेरा नंबर है, आप मेरे को मैसेज करो ना.
You are in the community बेटा? Okay, you send a message to me. तो आज के लेक्चर में वहीं तक रखते हैं, कल सुबह मिलते हैं 8:30, दैट इज सॉरी 8 o'clock शार्प। अमन टाइम पे आ जाना यार, हाँ है ना? आज लेट आए थे आप, ऐसा नहीं। वजह से लेट। ये भाई ऐसा नहीं आएगा।